हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम जो हमारे करंट अफेयर छूट गए हैं उसको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये छूटे हुए करंट अफेयर के लिए दूसरा वीडियो है, जिसमें हम कवर करेंगे 5 जुलाई और 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुँच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए मंजूर किए? केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि के लिए 190 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हालांकि जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां से त्रिपुरा को छोड़कर शेष 7 राज्यों में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य संबंधी परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास आया था। लेकिन उसी क्रम में अभी जो तत्काल रिलीज किया गया है ये 190 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया गया उस 500 करोड़ से। जो 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया तो उसमें सरकार ने अभी टोटल पूरे पैसे एक साथ नहीं रिलीज किए, सिर्फ 190 करोड़ रिलीज किए हैं और कोई आगे और भी पैसे को रिलीज किया जा सकता है उस 500 करोड़ को पूरा करने के लिए। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुल 8 स्टेट आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 8 स्टेट को भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोला जाता है। इन 8 स्टेट के डेवलपमेंट के लिए एक अलग मंत्रालय ही है जिसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं, जिसके मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीएसयू ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? कोल इंडिया लिमिटेड ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है। क्या है ये अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन या नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा बनाई गई एक पहल है। अब क्या है कि कोल इंडिया लिमिटेड और अटल इनोवेशन मिशन के बीच एक साझेदारी हुई। इस साझेदारी में देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचार विकसित करने में मदद मिलेगी। इस समझौते में कोल इंडिया लिमिटेड चुनिंदा अटल थिंकिंग लैब्स स्कूलों को अपनाने के लिए सहमत हुआ है। अटल थिंकिंग लैब में नवाचार व उद्यमिता के लिए नए नए शोध होते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसके चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं। नीति आयोग का जो चेयरमैन है, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा। और प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। हमारे कोयला मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15,187.50 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त जारी की है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, नंद किशोर सिंह इनका नाम है। वित्त आयोग क्या है? देखिए, वित्त आयोग के संबंध में हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 280 और 281 में इसका उल्लेख है। वित्त आयोग सेंट्रल और स्टेट के बीच टैक्स का बंटवारा करता है। जैसे क्या है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जिसको स्टेट के जनता द्वारा पे किया जाता है, तो कितना उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कितना स्टेट को जाएगा, ये सारे काम वित्त आयोग के हैं। और अपना राज्य का भी खुद का वित्त आयोग होता है। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जो वित्त आयोग, ये केंद्रीय वित्त आयोग होता है, ये पंचायत और नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्यों की संचित निधि में संवर्धन के लिए सिफारिश करता है। हमारा जो ये 15वां वित्त आयोग है जिसके
अध्यक्ष NK सिंह हैं। इनका कार्यकाल होगा 2020 से 2025 तक। हमारा ये 15वां वित्त आयोग चलेगा। वित्त आयोग कुल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में देखिए एक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है जो कि NK सिंह हैं, और इसके 4 सदस्य होते हैं। जो 4 सदस्य हैं वो इस समय हैं डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहिड़ी, और एक सदस्य जो हैं वो हैं अजय नारायण झा। ये सारे के सारे सदस्य आर्थिक मामलों के जानकार हैं और वित्त आयोग में इनकी सदस्यता पूर्णकालिक सदस्यता है, यानी कि ये लगातार 5 साल तक सदस्य बने रहेंगे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत के साथ मिलकर खाद्यान्न की आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित समाधान की पेशकश की है? IIT दिल्ली ने यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत के साथ मिलकर खाद्यान्न की आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित समाधान की पेशकश की है। इस साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने में राज्य और केंद्र सरकार को समर्थन प्रदान करना है। इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित रिसर्च करेगी IIT और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिससे एक व्यवहारिक समाधान विकसित किया जाए जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियों द्वारा खरीद भंडारण हेतु योजनाओं को सकारात्मक समर्थन दे और लागत प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क बनाने में भी मदद करे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है ये रोम, इटली में है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? IIT दिल्ली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड और इडीसिल के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? त्रिपक्षीय समझौता में इसकी देखिए एक पावर ग्रिड, एक इडीसिल और तीसरा वो राज्य जिसने हस्ताक्षर किया है। तो 3 जन मिलके जब कोई समझौता करते हैं तो उसे त्रिपक्षीय समझौता बोलते हैं। ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने त्रिपक्षीय समझौता किया है अपने स्कूलों में क्लासरूम को, स्मार्ट क्लासरूम को स्थापित करने के लिए। इस त्रिपक्षीय समझौते में कौन कौन है? एक तो राजस्थान राज्य खुद, दूसरा पावर ग्रिड और तीसरा इडीसिल। इस समझौते के तहत प्रत्येक स्कूल में 4 शिक्षकों को स्मार्ट कक्षाओं में पढ़ाने के लिए परीक्षण भी दिया जाएगा। और अगर हम बात करें, अभी गूगल ने कुछ दिन पहले ही CBSE बोर्ड के साथ समझौता किया कि CBSE बोर्ड के स्कूलों के क्लासरूम को डिजिटल बनाने के लिए CBSE बोर्ड ने गूगल से समझौता किया है। CBSE बोर्ड के स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम देने के लिए गूगल ने ही भारत में कुल $10 बिलियन फंड दिया है जो है डिजिटलाइजेशन के लिए। पावर ग्रिड का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव हरियाणा में है और इडीसिल का जो मुख्यालय है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए पावर ग्रिड, इडीसिल मिलकर राजस्थान के स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम देंगे। गूगल CBSE बोर्ड के स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम देने के लिए समझौता किया है CBSE बोर्ड से। गूगल ने ही भारत को $10 बिलियन का फंड दिया है भारत को डिजिटलाइज करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, बस यहाँ रिवाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 करोड़ रुपए हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ये क्वेश्चन ये है कि गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ रुपए लॉन्च किया ताकि जो प्रवासी श्रमिक हैं, यानी कि जो लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों को लौटे हैं, उनकी नौकरियां छूटी हैं, उनके रोज़गार खत्म हुए हैं, तो उनको रोज़गार मिले और उनकी आजीविका को बढ़ावा मिले। इसीलिए 50,000 करोड़ रुपए गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस 50,000 करोड़ रुपए को कैसे खर्च करना है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, यही होते हैं नोडल मंत्रालय। ये नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो हमारे मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इस 50,000 करोड़ रुपए में अभी कुल 6 राज्यों को
सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं ये? पूरे हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा एक आपका दूसरा राज्य हो जाता है। तो इतने राज्य हैं जो कि ये 6 राज्यों में इस 50,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। क्या है ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान? देखिए, मनरेगा के तहत क्या था कि पूरे साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है, लेकिन गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है, जिसमें ये 125 दिन कंटिन्यूअस होंगे। मतलब आपको 125 दिन लगातार रोजगार मिलेगा सरकार की तरफ से, जिससे आप पैसे का अर्जन कर सकेंगे। और ये पूरा मतलब कि ये सिर्फ अल्पकालिक है, 125 दिन बाद ये ख़त्म भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट जारी भी रख सकती है, ये सरकार पे आगे निर्भर करेगा। लेकिन तत्काल में 125 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है सरकार की ओर से। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जारी 50 करोड़ रुपए के कार्यान्वयन के लिए जो नोडल मंत्रालय है ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित यूके बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? देखिए, यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन लिखे हैं। ये क्वेश्चन में ये भी कर सकता था कि इनमें से कौन सा वह बीमा कंपनी नहीं है जिसने यूके बैंक के साथ समझौता किया है, तो कोई 3 ऑप्शन रख देते और एक ऑप्शन जो है उसमें गलत लिख दिया जाता। लेकिन मैं चाह रहा था कि जो चारों कंपनियां हैं इंश्योरेंस जिसने यूके बैंक के साथ समझौता किया है वो आपके सामने आ जाए, इसीलिए इसमें 5 ऑप्शन कुल कर दिया गया। अब देखिए, अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच समझौता होता है कोई, तो उसे बैंकाश्योरेंस बोलते हैं। इसमें क्या है, बैंक बीमा कंपनियों के उत्पाद को बैंक बीमा कंपनियों के उत्पाद को, इंश्योरेंस कंपनियों को उत्पाद को अपने बैंक में बेचने का कार्य करता है। तो यूके बैंक जो है, यूको बैंक है, इसने SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही साथ स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। यानी कि अब इन चारों इंश्योरेंस कंपनियों की बीमा पॉलिसी को यूको बैंक अपने कोलकाता के ब्रांच में बेचेगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, कौन गवर्न करता है? ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अभी मैं 1 या 2 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था कि इसने सारी बीमा कंपनियों को 2 बीमा अनिवार्य कर दिया है अपने यहाँ लागू करना, एक कोरोना रक्षक, दूसरा कोरोना कवच। इस 2 नाम से सारी बीमा कंपनियां अपने बीमा ग्राहकों के लिए बीमा लॉन्च करेंगी और जिसको लेना होगा वो ये बीमा को ले सकता है। सभी बीमा कंपनियों को IRDAI ने इसको अनिवार्य कर दिया है कि आप कोरोना रक्षक और कोरोना कवच नाम से बीमा जरूर बेचेंगे बाजार में। तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा एंड सन्स के बोर्ड अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को RBI केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। RBI केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, RBI केंद्रीय बोर्ड में कुल 21 सदस्य होते हैं और जो है इन्हीं 21 सदस्यों के अध्यक्ष के रूप में टाटा एंड सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को जो है अंशकालिक गैर आधिकारिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI के स्ट्रक्चर को एक बार हम पूरा जान लेते हैं। RBI के स्ट्रक्चर में RBI का जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो गवर्नर का है। हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। पूरे RBI में 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 3 डिप्टी गवर्नर हैं, 1 डिप्टी गवर्नर की पोस्ट खाली है। और जो इसका RBI का केंद्रीय बोर्ड होता है इसमें कुल 21 मेंबर होते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कोई खेल क्षेत्र से होता है, कोई वित्त क्षेत्र से होता है, कोई स्वास्थ्य क्षेत्र से होता है। इससे क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के जानकार जब इस केंद्रीय बोर्ड के मेंबर में होते हैं, सदस्य में होते हैं, तो RBI को किसी भी क्षेत्र में कार्य करने में आसानी होती है, क्योंकि उस क्षेत्र का जानकार व्यक्ति RBI को बताता है कि हमारे क्षेत्रों की क्या क्या ज़रूरतें हैं और कैसे जो है वित्त पॉलिसी को उस क्षेत्र में लागू किया जाए। तो RBI के केंद्रीय बोर्ड में कुल 21 सदस्य होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 21 केंद्रीय बोर्ड के सदस्य होते हैं RBI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एवरेस्ट नदी शिमी को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? एवरेस्ट नदी शिमी को बुरुंडी का राष्ट्रपति चुना गया है। बुरुंडी ईस्ट एशिया कंट्री है जिसकी कैपिटल गितेगा है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं जिनका नाम है ली शियांग लुंग। तो दो चीज़ याद करेंगे यहाँ पे, एवरेस्ट नदी शिमी ये बुरुंडी के नए राष्ट्रपति हैं, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली हिशियान लुंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का शांति पुरस्कार किसने जीता? जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का शांति पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं, इनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। जर्मन का बुक ट्रेड पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अमर्त्य सेन को साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया है, जबकि इकोनॉमी में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। और जर्मन की राजधानी बर्लिन है, यहाँ की जो करेंसी है ये है यूरो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व न्याय सूचकांक नियम अनुक्रमणिका 2020 में भारत की क्या रैंक है? और इसी विश्व न्याय सूचकांक में ही डेनमार्क की रैंक पहली है। भारत की इसमें रैंक है 69th। यह रैंकिंग न्याय विभाग में सरकार की दखलंदाजी, मौलिक अधिकारों, नागरिकों और आपराधिक न्याय और भ्रष्टाचार वालों कारकों पर आधारित होती है। यानी कि किस देश में न्याय देने में कितने हस्तक्षेप ज़्यादा होंगे उसकी रैंकिंग उतनी ही खराब होगी। अगर हम देखें डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। यानी कि यहाँ की न्याय प्रणाली सबसे अच्छी है, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड की। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए 69 रैंक अच्छी रैंक नहीं मानी जा सकती है न्याय प्रणाली के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व न्याय सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 69 है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार प्लेटफॉर्म में सभी कंपनियों के संचयी बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों के बीच BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रैंक क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रैंक दुनिया के संचयी बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में जो रैंक है वो 10वीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुल बाजार पूंजी 1.7 ट्रिलियन US$ है और ये 10वीं रैंक है। इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, कोई कंपनी होती है, कंपनी खुलती है, कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, फिर वो कंपनी शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाजार से अपने स्टॉक को बेचती है, अपने शेयर को बेचती है। जैसे कि अभी कंपनी ने बताया कि हमारा एक शेयर 50 रुपये का है, तो लोग उसके शेयर को खरीदते हैं, लेकिन एक लिमिट पे पहुंचने के बाद ही वो शेयर बाज़ार में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है कि अब हम अपने शेयर को बेचेंगे। तो फिर लोग खरीदते हैं शेयर को और उससे पैसे अर्न करती है। फिर उस पैसे को कंपनी अपने काम में लगाती है। फिर जो अर्निंग होती है, जिन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं उसी रेशियो में उनको अपने प्रॉफिट में भी हिस्सेदार बनाती है। यही होता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में जैसे ये क्वेश्चन था कि कितनी पूंजी, मतलब कि जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी पूंजी का शेयर मार्केट है ये, और कितनी कौन सी रैंक उसकी विश्व में है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये कुल बाजार पूंजी इसकी है 1.7 ट्रिलियन US$ और पूरे विश्व में इसकी 10वीं रैंक है। अगर हम पहले रैंक की बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की है जिसकी जो कुल पूंजी है वो है 19.3 ट्रिलियन US$। और नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज जो कि ये भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है, इसकी दूसरी रैंक है। और जो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी तीसरी रैंक है। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो भारत में कुल 3 जो है मेन स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में उपयोग करने के लिए इसके लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गवर्नमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया है।
इसरो ने किस वर्ष तक गगनयान परियोजना के तहत मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? इसरो ने गगनयान परियोजना के तहत मनुष्यों को जो अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है, ये बनाई है 2022 तक। अब क्या है, देखिए, जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष में जाता है तो उसे ठंडक या फिर गर्मी का एहसास होता है। तो उसी के लिए इसरो ने एक लिक्विड बनाया जिसे अपने बॉडी पे लगाने के बाद जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनको ठंडी या गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसके लिए तो पहले तो ये क्वेश्चन जान लें कि इसरो ने इसके लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया है। पेटेंट प्राप्त करने का मतलब ये है कि अब कोई भी इस तरह का लिक्विड बनाता है तो उसे लॉयल्टी देनी होगी इसरो को, यानी पैसे पे करने पड़ेंगे इसरो को इस तरीके के लिक्विड को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों उपयोग करते हैं कूलिंग और हीटिंग से बचने के लिए। ऐसा ये गवर्नमेंट है, मतलब लिक्विड कूलिंग हीटिंग का ये गवर्नमेंट बोल रहे हैं इसको, कि ऐसा ये लिक्विड कूलिंग हीटिंग का एक जेल है जिसे शरीर पे लगाने के बाद यात्री जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो उन्हें ठंडक या गर्मी का एहसास नहीं होगा। और अब कोई इस तरह इसको पेटेंट पा लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि गगनयान परियोजना के तहत कब तक मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके हेड जो है ये के सिवन है। इसरो जो है 2022 तक ये प्लान कर रहा है कि गगनयान परियोजना के तहत मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाए। इससे पहले मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाले जो देश हैं, सबसे पहले रशिया ने भेजा था, फिर अमेरिका ने भेजा और तीसरे नंबर पे चाइना है। अगर 2022 में भारत ऐसा करता है तो ऐसा करने वाला ये चौथा देश होगा। हालांकि रशिया ने सबसे पहले भेजने के बाद काफ़ी समय से रशिया ने अंतरिक्ष पे भेजना मनुष्यों को बंद कर दिया है, यानी अंतरिक्ष यात्री की तरह जाना मनुष्यों को बंद कर दिया है। लेकिन रशिया इसे फिर से रिस्टार्ट करने की सोच रहा है 2023 से। भारत 2022 तक गगनयान परियोजना के तहत मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है इसरो के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी? ये बहुत ही फेमस राइटर अमीश त्रिपाठी ने इसको लिखा है। इस पुस्तक के लेखक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। अमीश त्रिपाठी की अगर हम और भी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनकी बात करें तो मेलुहा, नागांव का रहस्य, वायुपुत्र, ये सारी अमीश त्रिपाठी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और इन पुस्तकों ने 5 लाख से अधिक प्रतियां बेचने का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। एक सप्ताह के अंदर ही सारी की सारी पुस्तकें जो हैं, मेलुहा, नागांव का रहस्य, वायुपुत्र और लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, एक सप्ताह के अंदर 5 लाख से अधिक प्रतियां अमीश त्रिपाठी के इस पुस्तकों की बिकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे लक्ष्मण सिंह लेहल क्या हैं? लक्ष्मण सिंह लेहल ये सेना का कार्मिक हैं। इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये मेजर जनरल पद से रिटायर हुए थे। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ नई दिल्ली में, जबकि ये पैदा हुए थे पंजाब के होशियारपुर में। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक का नाम है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। यह पुस्तक 1965 में भारत पाक युद्ध पर लिखी गई है। तो लक्ष्मण सिंह लेहल ये सेना के कार्मिक रहे थे और इनकी मृत्यु हुई 97 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म मार्केट 2020 का पहला ऑनलाइन संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया। किस संगठन ने 2014 से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की ओर से कान में भारतीय मंडप का प्रबंधन किया है? देखिए, इसको समझते हैं। देखिए, कान फिल्म समारोह, कांस जगह का नाम है जो कि फ्रांस में स्थित है। यहाँ पे होने वाले फिल्म समारोह को कांस फिल्म समारोह कहते हैं। तो कांस फिल्म समारोह का जो मार्केट था 2020 का, ये ऑनलाइन करना पड़ा, क्योंकि ये ऑनलाइन संस्करण था 2020 का, क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से गैदरिंग पे पूरा विश्व गैदरिंग होने से अवॉइड कर रहा है, कि मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहे हैं लोग, क्योंकि ये छूने से फैल रहा है कोविड-19 जो बीमारी है कोरोना वायरस की वजह से। तो क्या हुआ, इसका ऑनलाइन संस्करण लॉन्च किया गया। हर साल क्या होता था कि कांस, जो कि स्थान का नाम है फ्रांस में, यहाँ पे अपना अपना मंडप लगाते थे हर देश, और जो भी इस
कांस फिल्म समारोह में भाग लेता था जिस देश का, सारे देश के प्रतिनिधि या फिर कहिए जो जा रहे हैं कांस फिल्म समारोह में भाग लेने, वे अपने अपने देश के मंडप में बैठते थे। तो भारत के लिए जो मंडप का प्रबंधन करता था ये करता था फिक्की। फिक्की जो है ये भारत के लिए मंडप का प्रबंधन 2014 से ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की तरफ से करता था। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हालांकि अभी जो ये फिल्म समारोह हुआ ये ऑनलाइन हुआ और इसको लॉन्च किया भारत के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने। जो भारत की 5 फिल्में इसमें भाग ली, ये था तो वर्चुअल, लेकिन इसमें भारत की 5 फिल्मों ने भाग लिया, जो कि है दोस्तों जी। दोस्तों जी एक बंगाली फिल्म है जिसका हिंदी में अगर हम करेंगे तो दो दोस्त होते हैं, जिसके निदेशक प्रसून चटर्जी हैं। फायर इन द माउंटेन ये हिंदी फिल्म है जिसके निदेशक अजीत पाल सिंह हैं। पेड्रो ये कन्नड़ फिल्म है जिसके निदेशक नतेश हेगड़े हैं। शंकर द फैरियस ये भी हिंदी फिल्म है जिसके निदेशक इरफान मजूमदार हैं। और उलझान आशीष पंत इसके निदेशक हैं, ये भी हिंदी फिल्म है। इन 5 फिल्मों ने कांस फिल्म समारोह में भारत की ओर से भाग लिया है। इसमें से ज़्यादातर फिल्म जो है ये डॉक्यूमेंट्री मूवी हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कांस जो कि जगह का नाम है फ्रांस में, यहाँ पे जब फिल्म समारोह होते थे पहले, अभी इस साल तो वर्चुअल समारोह हुआ, तो फिल्म समारोह होते थे तो हर देश अपना अपना मंडप बनाता था अलग अलग, और वो मंडप बनाने का कार्य भारत के लिए कौन करता था? फिक्की करता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंटिलेटर सप्लाई और प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए पीएम केयर फंड से केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? पीएम केयर फंड से जो राशि आवंटित की गई है प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए और वेंटिलेटर सप्लाई के लिए, ये है कुल 3000 करोड़ रुपए। कोविड-19 के फैलने की शुरुआत के दौरान ही आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पीएम केयर फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें इन्होंने जनता से अपील की थी कि वो अपने स्वेच्छानुसार जो भी दान देना चाहें वो पीएम केयर फंड में दे सकते हैं। लोगों ने उदार होकर भरपूर दान दिया और हमारा पीएम केयर फंड में अच्छे पैसे इकट्ठे हुए। उसी पीएम केयर फंड से 3000 करोड़ रुपए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया है। इस 3000 करोड़ रुपए में से 2000 करोड़ रुपए के 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे जो कि मेड इन इंडिया होंगे, और जो 1000 करोड़ रुपए बच रहा है इसको प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल परीक्षण में पूर्व चैंपियन को संलग्न करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा कितने जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की जाएगी? खेलो इंडिया जिला स्तरीय जो केंद्र की स्थापना की जाएगी, इनकी संख्या है कुल 1000। पूर्व चैंपियन जो हैं वो उनकी देख रेख में यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो पूर्व चैंपियन हैं उनकी आय की भी सुविधा बनेगी, उनकी आय भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि वो जब अपना खेल सिखाने का कार्य करेंगे जिला स्तरीय खिलाड़ियों को तो उनको आय भी उससे अर्जित होगी, गवर्नमेंट उनको कुछ सैलरी देगी और अच्छे खिलाड़ी निकलने की भी संभावना लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हर ज़िले में जब खेलो 1000 जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे तो यहाँ पे अगर बचपन से ही कोई अपने खेल की प्रैक्टिस करेगा तो निश्चित ही वो एक कुशल खिलाड़ी के रूप में निकलेगा, भारत के लिए वो एक कुशल खिलाड़ी के रूप में निकलेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि खेलो इंडिया खेल प्रशिक्षण में पूर्व चैंपियन को संलग्न करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा जो जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की जा रही है, इसकी संख्या कुल 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं ये हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने गोवा में होने वाले 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बुकलेट और पोस्टर का अनावरण किया। वर्तमान में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री कौन है? अभी देखिए, जब कांस फिल्म समारोह की बात आई थी तो मैंने बताया कि वर्तमान में हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो गोवा में होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसकी तारीख अभी है 20 नवंबर से 28 नवंबर 2020 के बीच ये होने वाला है। इसी के लिए बुकलेट और पोस्टर का अनावरण किया प्रकाश जावड़ेकर ने, जो हमारे वर्तमान में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस आईआईटी ने ध्रुव नाम से एक चिप बनाई है जिसे देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में लगाया जा सकता है। जो चिप बनाई है देश के भीतर स्थान और मार्गों को खोजने के लिए, इसे बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। इस चिप से क्या फ़ायदा होगा, देखिए जब ये फ़ोन में लगाया जा सकता है और किसी नेविगेशन उपकरण में लगाया जा सकता है, तो इसमें इस चिप के अंदर पूरे देश के एक एक गली मोहल्ले रोड की जानकारी को पहले से ही व्यवस्थित कर दिया गया है। अब किसी आपदा के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने में कोई व्यक्ति जा रहा है, वो इस चिप को अपने फ़ोन में लगाएगा तो जल्दी राहत सामग्री पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ सीमा पर कोई लड़ाई हो रही है, हथियार पहुंचाने के लिए कोई दूर से ट्रक वगैरह जा रहे हैं तो उन्हें भी नेविगेशन में इससे मदद मिलेगी, और जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे हथियार पहुंचाने में, राहत सामग्री पहुंचाने में, किसी लड़ाई के दौरान हमारी सेना को भी इससे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आईआईटी बॉम्बे ने जो है ध्रुव नाम से चिप बनाई है जिसे देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने में मदद मिलेगी। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया आपको कि आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम से पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद को भी विकसित किया है, जो ऑफिस, स्कूल, मॉल, कॉम्प्लेक्स आदि को सैनिटाइज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा जनेन का निधन हाल ही में हो गया। ये किस खेल से जुड़ी हैं? पूर्णिमा जनेन का निधन हाल ही में हुआ, ये जुड़ी हैं शूटिंग से। इनकी मृत्यु 42 वर्ष की आयु में हुई। ये कैंसर से पीड़ित थी। ये भारत के लिए राइफल शूटिंग का खेल खेलती थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्णिमा जनेन शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वबंधु गुप्त लोकप्रिय रूप से बैलून मैन के रूप में इनको जाना जाता है, जिनका जून 2020 में निधन हो गया। ये क्या थे प्रसिद्ध? ये प्रसिद्ध देखिए पत्रकार भी थे और ये सांसद भी रहे हैं कांग्रेस से। इनका 93 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हुआ और ये एक अनुभवी पत्रकार भी थे। पत्रकारों के लिए ये बैलून क्लब की स्थापना करते थे। जगह जगह पर भारत में, पूरे भारत में इन्होंने बैलून क्लब की स्थापना की थी पत्रकारों के लिए। इनके क्लब का नाम ही बैलून क्लब था और ये उसके सचिव थे। इसीलिए इन्हें लोकप्रिय रूप से बैलून मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये राजनेता थे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस से इन्होंने सांसद के लिए जीत हासिल की थी। ये सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और साथ ही साथ ये पत्रकार थे। पत्रकारों के लिए ये बैलून क्लब की स्थापना करते थे, इसलिए इनको लोकप्रिय रूप से बैलून मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नगर निगम ग्रेटर मुंबई द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? आईसीयू और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नगर निगम ग्रेटर मुंबई द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम है एयर वेंटी। क्या है कि किसी की तबीयत खराब हुई कोविड-19 की वजह से, तो वो किसी हॉस्पिटल में गया, उसे पता चला कि यहाँ पे वेंटिलेटर, आईसीयू में बेड और वेंटिलेटर नहीं खाली हैं। इसी से बचने के लिए ही इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिस पे किस हॉस्पिटल में कितने बेड, कितने वेंटिलेटर आईसीयू में खाली हैं, इसकी जानकारी इस ऐप पे दर्ज की जाएगी और समय पड़ने पे कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करके उस हॉस्पिटल पे पहुंच सकता है जहां पे वेंटिलेटर और बेड खाली हों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कोविड-19 मेड इन इंडिया की जो पहली टेस्ट किट थी, इसे पुणे महाराष्ट्र की माई लैब पैथो ने बनाया था। माई लैब पैथो ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टेस्ट करने के लिए पहली किट बनाई थी। सत्यम ऐप को भी पुणे ने लॉन्च किया था, पुणे में लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो होम क्वारंटीन लोग हैं उनको ट्रैक किया जा सके। आईआईटी बॉम्बे ने एक जेल
बनाया था, जिसे नाकों के पास लगाने लेने पे वहाँ पे मतलब नाक के जो पैसेज है इसके पास लगाने से ये जेल कोविड-19 का खतरा कम हो जाता था। साथ ही साथ आईआईटी बॉम्बे ने एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप भी बनाया है, जो कि बिना पेशेंट को टच किए उनके हृदय की गति को डॉक्टर को बताने में मदद करता है। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा कि डॉक्टर कान में लगा के चेस्ट पे पेशेंट के रखते हैं और फिर उनके हृदय की गति को सुनते हैं। तो अभी क्या है कि टच करना नहीं है किसी को कोविड-19 की वजह से, तो इसलिए ऐसे स्टेथोस्कोप की ज़रूरत थी जो बिना पेशेंट को टच किए उनके हृदय की गति को डॉक्टर सुन सकें। तो ये स्मार्ट स्टेथोस्कोप भी किसने बनाया? आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार 2020 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र G20 देश कौन सा होगा? ग्रुप 20 देश में जो एकमात्र अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज करने वाला देश होगा ये होगा चाइना। कोविड-19 की वजह से सारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय गिरावट के दौर से चल रही है। गिरावट तो चाइना में भी दर्ज होगी, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था में और देशों की तुलना में कुछ वृद्धि दर्ज होगी। वही बात यहाँ पे मूडीज ने बताई है उनके अनुसार। और चाइना में जो ये वृद्धि दर्ज होगी इसका कारण ये है कि चाइना के पास पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, कि मूडीज के अनुसार 2020 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश चाइना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 412.19 करोड़ की मंजूरी दी है? जल जीवन मिशन के लिए 412.19 करोड़ की मंजूरी दी गई है तेलंगाना सरकार को। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितना फंड दिया गया है किस राज्य को। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण राज्य है, मेघालय को 175 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया गया। 1832 करोड़ रुपए बिहार को आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। 1407 करोड़ रुपए असम को आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। 290 करोड़ रुपए हरियाणा को आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। और जल जीवन मिशन के लिए जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इसमें कुल धनराशि का जो आवंटन हुआ था वो 11,500 करोड़ रुपए है। इसी 11,500 करोड़ रुपए से अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग धनराशि का आवंटन हो रहा है। हर घर जल योजना के तहत भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक घरों में, चाहे वो रूरल हो या फिर अर्बन हो, यानी कि वो ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, 2024 तक हर घरों में पाइप्ड वाटर पहुंचाने की योजना है, हर घर जल योजना के तहत 2024 तक। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे जल मंत्री हैं। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डी। तेलंगाना को 412.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है जल जीवन मिशन के तहत। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।